कैप्टन चंद्र चौधरी के जो 83 साल के जो बुजुर्ग पिता और माता हैं, वो आज ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनके माता पिता हैं, और उसी के लिए वो भटक रहे हैं। उस न्याय के लिए आज भी वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, न्यायालय की चक्कर लगा रहे हैं। जिस दिन पिताजी ने पेंशन की डिमांड की, अगर बोला लीगल है और मुझे मिलती है, प्रोसेस है, तो मैं लेना चाहूंगा, उस दिन के बाद में झूठे मुकदमों की बाढ़ लग गई। एक घर में नहीं है, मैं कई शहीद परिवारों से संपर्क में हूँ, सब जगह ये सेम कहानी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आर्मी से आप कभी भी पत्राचार करो, 99% इंग्लिश में होता है, और एक सामान्य गांव के घर के आदमी के लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पॉलिसी चेंज करना तो बड़ी बात है, पत्राचार नहीं हो पाती। तब हाँ, क्योंकि उन्होंने जब ये बूढ़े माँ स्टार्ट बाप किया ना, कहाँ अंग्रेजी में चिट्ठियां वगैरह लिख पाएंगे। जो सैनिक परिवार, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 100%। बहू है, उन्होंने ये मेडिकल कार्ड की जो सुविधा है ये क्यों रुकवा दी थी? इसके पीछे का क्या कारण था? मेडिकल कार्ड के पीछे लिखा होता है डिपेंडेंट कार्ड, कि भाई ये शहीद के माता पिता हैं और ये उस पर डिपेंडेंट है, और ये चाहती है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना रहे जो इनके फेवर में बोले। तो बहू को क्या क्या मिल रहा है, एक बार आप वो बताएंगे? बहू को सबसे पहले तो ये मिल जाती है, इनको सर्विस मिल जाती है, इंश्योरेंस है वो मिलती है, बच्चों की पूरी स्कूलिंग फ्री होती है, इनकी हम्म। जो कैंटीन सुविधा होती है, इनके बाद में पूरी की पूरी मेडिकल सुविधा फ्री होती है, और इनके बाद में जो और जर्नी वगैरह जो करते हैं, उसमें बहुत सारी जगह उनको बेनिफिट मिलते हैं। हम नियम में भी यही संशोधन चाहते हैं कि जैसे आप ये वार विडो को अपने आप ही उनका वो सीओ लेटर देके भेजता है, और बंदा वो सारे लेटर कंप्लीट करवा के और पेंशन डिपार्टमेंट को भेज देता है, वैसे ही शहीद के माता पिता का भी ऑटोमेटिक एक सिस्टम रखो कि आप उनको 2%, 5%, 20%, 30%, वो उनका इश्यू है। कैप्टन चंद्र चौधरी 2002 में देश के लिए शहीद हो गए थे। आज करीब 18 साल बाद उनके माता पिता और छोटे भाई नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बेटे के शहीद होने के बाद माता पिता को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि उनका मेडिकल कार्ड भी बंद करवा दिया गया। हमने शहीद के छोटे भाई सत्येंद्र चौधरी से बात की। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि कैप्टन चंदेर चौधरी जी, इनके बारे में बताइए, इनकी क्या कहानी थी, ये कैसे शहीद हुए, कब शहीद हुए, आपका इनसे क्या रिश्ता है, वो बताइए। जी, मैं शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी का छोटा भाई हूँ, और कैप्टन चंद्र चौधरी 9 सितंबर 2002 को, आज से 22 साल पहले शहीद हुए। हम्म। और ये एलओसी पर शहीद हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक में। शादी हो चुकी थी, शादी को लगभग 3 साल हुए थे, और शादी हो चुकी थी। और भाई साहब की जो कंपनी थी, भाभी जी भी वहीं रह रही थी साथ में। ये पालमपुर पड़ता है हिमाचल में, वहां पर, क्योंकि वो पीस एरिया नहीं, इसलिए वो नीचे रहते थे हिमाचल में, और भाई साहब की ड्यूटी एलओसी पर। उनके शहीद होने के बाद जो वॉर विडो है, यानी कि जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके साथ जी, परिवार वालों का क्या विवाद रहा, सास ससुर का, परिवार का, वो थोड़ा आप बता दीजिए कि जो जो चीजें मिलती हैं उसमें किस तरीके से बंटवारा हुआ और विवाद क्या है। पिताजी ने आज से 5 साल पहले अपनी पॉलिसी के अंदर ये कहा कि भाई मैं मेरी पेंशन लेना चाहता हूँ, यदि नियम से मुझे मिलती है तो उन्होंने कहा तो मिलती है, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके उसमें लिख दीजिए। तो उन्होंने अप्लाई करके लिख दिया कि भाई मैं गांव में अकेला रहता हूँ, और मैं और मेरी धर्म पत्नी और हमारी उम्र ये है, और अगर कोई नियम बनता है तो उसके तहत हमको दिया जाए। जब उन्होंने, भाभी जी ने ये जब लिख के दिया और उनको पता चला कि भाई आर्मी ने उसको बोला कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे आपको, तो वहां से वो लेटर लिखते हैं कि आप एक काम करो, बताओ कि आप एक छत के नीचे रहते हो या नहीं रहते। तो उन्होंने वो स्पष्ट वकील के पास गए, तो वकील ने कहा कि अगर एक छत के नीचे नहीं रहते हो तो आपको तो पेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आर्मी का नियम है। तो उन्होंने उस चीज को छुपाने के लिए फिर उन्होंने कहा यार फिर क्या किया जाए, फिर ऐसे लिखते हैं कि उससे आज से 18 साल पहले मेरे को पीटा गया, और मैं ठंडी की रात में अकेली निकाल दी गई, ये वो, मतलब कहानियां बनाई जाती है। पिछले 18 सालों में कोई कहानियां नहीं थी। पर जिस दिन पिताजी ने पेंशन की डिमांड की, अगर बोला लीगल है और मुझे मिलती है, प्रोसेस है, तो मैं लेना चाहूंगा, उस दिन के बाद में झूठे मुकदमों की बाढ़ लग गई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि वो मेरी जो भाभी जी हैं, वो खुद अतिरिक्त कलेक्टर हैं, और अभी भी वो जैसे इसमें कॉलोनाइजेशन के एडिशनल कमिश्नर के चार्ज में है, मतलब वो कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में वो आईएएस में प्रमोट हो जाएगी, और वो भी अनुकंपा से। जब उसको पास मिला है तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि भाई आपको अनुकंपा से सर्विस मिल गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद में सर्विस, तो माँ बाप अगर साथ में नहीं रहते तो मिलेंगे।
सिर्फ उसको चैलेंज करने के लिए और आर्मी को गुमराह करने के लिए सारी कहानियां बन रही। ये एक घर में नहीं है, मैं कई शहीद परिवारों से संपर्क में हूँ, सब जगह ये सेम कहानी है। तो इसमें एनओके की जो पॉलिसी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये क्या करते हैं, जैसे कोई जवान शहीद हो गया और शहीद होने के तीसरे चौथे दिन ही, हालांकि उनका इंटेंशन गलत नहीं रहता फौजियों का, पर उसका सीओ तुरंत भेजता है, जाओ आप वार विडो के और पूरे परिवार के कागज बना के लाओ तुरंत, और इनकी पेंशन तुरंत चालू होनी चाहिए। एक्चुअल में ये विषय तुरंत वाले नहीं है, ये 6 महीने बाद में इसको धीरजाई से सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत से केसों में देखा है कि जिस टाइम पे बेटा शहीद हुआ है, उस माँ को जाके आप पूछोगे, वो आपसे बात नहीं करेगी, उसको रोने को फुर्सत नहीं है, उसके मन के अंदर क्या बीत रही है वो तो वो जाने। और उस टाइम पे उसको पेंशन वेंशन ये अच्छा, चीजें नहीं दिखती है। यहाँ यहाँ मैं आपके केस की अगर बात करूं, तो आप बता रहे हैं जी, कि कैप्टन साहब के शहीद होने के बाद करीब 18 साल तक जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पेंशन वगैरह के लिए कोई डिमांड नहीं करी। और डिमांड ही नहीं की, नहीं की। फिर उन्होंने अचानक से अब क्यों करी है? नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ पर ये पिताजी ने बहुत सी पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट के लिए कोशिश की है। हम्म। हमारे राजस्थान सरकार में भी जो पॉलिसीज है उनके लिए उन्होंने समय समय पर डिमांड रखी है। फिर उनके बात आई कि तो बहुत गंभीर मुद्दा है। हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी ने हमारी जो जमीन है 9,000 स्क्वायर मीटर, लगभग हम्म। 4 बीघा, चार हम्म। बीघा जमीन फौज फोर ग्रेनेडियर के नाम से निःशुल्क गिफ्ट कर दी फौज को। ये पहली बार हुआ है। ये नहीं, तो जैसे उनको मैं ये देने का समझना उद्देश्य चाह ये। रही हूँ कि 18 साल के बाद उन्होंने अचानक से पेंशन की डिमांड करी और उन्हें 18 साल तक कोई पेंशन नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा अच्छा, तो हूँ। फिर एक्चुअल में इसमें सिस्टम इतने ही साल यही के है। बाद क्यों उन्होंने अचानक से डिमांड करी, ये आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए, ये हर परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहता है। 18 साल पहले उनकी उम्र थी वो 60 साल थी, आज उनकी उम्र है वो 80 साल है। ठीक है, तो ये जो उम्र का गैप आता है और आता है उसके पास था, और बाद में ये एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा भी था कि उन्होंने वो अपने जीवन में सोशल वर्कर रहे हैं, बहुत से रहे हैं। फिर उनका ये इच्छा था कि वो आज भी गांव में रहते हैं, आज भी उनकी दिनचर्या है, वो पेड़ों में जाएंगे, पानी देंगे, वो करेंगे, वो शहर में नहीं रहते, हम्म। वो अकेले गांव में रहते हैं, माँ और पिता। वो उनका विषय था ना। अच्छा। अच्छा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ कि जैसे उनके जी, शहीद होने के बाद पेरेंट्स को क्या मिला और जो वार्ड विडो है उनको क्या मिला, किस तरीके से सरकार की तरफ से मदद की गई, ये आप बताइए। पेरेंट्स को एक ECHS कार्ड मिला, जिसको मेडिकल हेल्थ कार्ड कहते हैं, दवाइयों हम्म। का। हम्म। उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। और जब उन्होंने पेंशन की डिमांड की तो वो भी बंद कर दिया। वो बंद कर दिया तो उन्होंने उसके लिए अप्लाई की, फिर राष्ट्रपति को पत्र लिखा। तो राष्ट्रपति ने कहा ये मामला विषय गंभीर है और इसको विशेषता से लेके किया जाए। तो हम्म। जब ये लेटर सेना मुख्यालय के पास गया तो सेना मुख्यालय ने बोला कि आप एक काम करो, एक शपथ पत्र लिखकर उसके ऊपर लिखो कि आप उस शहीद के माता पिता हो और जीवित हो, और हम्म। उसके बाद में वो सैनिक कल्याण अधिकारी से काउंटर साइन करवाओ। जब वो काउंटर साइन करवाने के लिए सैनिक जिला अधिकारी के पास गए तो उन्होंने लेटर में लिख के दे दिया कि हम नियम अनुसार इसको नहीं कर सकते। फिर लेकिन उनको ये बोला कि तो साहब नियम, लेकिन नियम तो ये कहते हैं ना कि 70-30 का एक रेशियो होता है एक मिनट जिसमें। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। तो जब पिताजी ने ये लिखा कि भाई आप एक काम कीजिए, मुझे उस नियम की कॉपी दीजिए। आप ये कह रहे हो कि शहीद के माता पिता के पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है जिससे वो ये प्रमाणित करे कि हम उसके माँ बाप हैं, और सैनिक कल्याण बोल रहा है हम नियम के अनुसार नहीं कर सकते। आप उस नियम की कॉपी कीजिए। फिर उस सैनिक कल्याण अधिकारी ने हाथ जोड़ के बोला, साहब वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और मेरी टक्कर नहीं है उससे जवाब करने की, तो मैं जो आपसे वॉर हाथ विडो जोड़ है के वो। निवेदन करता हूँ। जी जी जी, हम्म। वो सीनियर RS अधिकारी है, वो जस्ट हम्म। अभी प्रमोट होकर IAS होने वाली है। हम्म। तो फिर क्या हुआ, अभी जो आप बता रहे थे 70-30 का, हम्म। 70-30 आपको जब मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे। कब अच्छा। मिलेगा? अप्लाई करोगे। हम्म। हम नियम में भी यही संशोधन चाहते हैं कि जैसे आप ये वार विडो को अपने आप ही उनका वो CO लेटर दे के भेजता है और बंदा वो सारे लेटर कंप्लीट करवा के और पेंशन डिपार्टमेंट को भेज देता है, वैसे ही शहीद के माता पिता का भी ऑटोमेटिक एक सिस्टम रखो कि आप उनको 2%, 5%, 20%, 30%, वो उनका इश्यू है। हम्म। वो देखने के बाद में उनके अगर वो इसमें आता है तो उसके बाद में उसको बिना मांगे कर देना चाहिए। क्योंकि इसके बिना ना तो उनको मेडिकल कार्ड मिलेगा, ना हम्म। वो शहीद के माता पिता कहला सकते। उनको हम्म। शहीद के माता पिता कौन कहने वाला? अच्छा, मतलब जब उनको तक कोई अगर अप्लाई नहीं प्रूफ करेंगे तब तक वो लोग ना तब शहीद के तक नहीं माता। मिले। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि भाई शहीद के माता पिता है, आप कोई बात नहीं है, एक छोटा रखो लेकिन उनका एक रेशियो रख के PPO जारी होता है पेंशन डिपार्टमेंट से।
जब हम्म पीपीओ जारी हो जाता है तो उसके बाद में उनका जो हेल्थ कार्ड है, उनका जो आपके कैंटीन कार्ड है, या जो अदर जो भी फैसिलिटीज है, वो उस पीपीओ के बाद ही स्टार्ट होती है। पीपीओ में कितना परसेंट पेंशन आ रही है मायने नहीं रखता, पर पीपीओ ये मायने रखता है कि पीपीओ जारी हुआ। हम्म पीपीओ जारी होते ही सारा काम हो जाता है। हम्म तो ये पीपीओ बहुत बेसिक चीज है और ये बहुत जरूरी है। और ये पीपीओ जब भी संभव है, उनको अगर 1% भी पेंशन मिले ना, 1%, हम्म क्योंकि वार विडो को आपको मैं बताना चाहूंगा, वार विडो को पेंशन नहीं मिलती। हम्म वार विडो को पेंशन नहीं मिलती। वाजपेयी साहब ने एक नियम में संशोधन किया था कि आर्मी की जो वार विडोज है उनको पेंशन ना मिलके उनको पूरी की पूरी तनख्वाह मिलेगी, हम्म टिल शी डाई और रीमेरिड। अगर वो पुनर्विवाह कर लेती है तो आदि माता पिता को अपने आप चली जाती है। अगर पुनर्विवाह नहीं करती है, कई बार ऐसा भी इश्यू होता है, आजकल ये सिस्टम और चल गया, लिव इन रिलेशन, तो आपके पास जब तक डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप उसको साबित कर सको, तब तक वो होना नहीं है, मानना नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। अच्छा, तो आपके केस में आप बता रहे हैं कि जब कैप्टन साहब शहीद हुए उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्हें कुछ नहीं मिला, 18 जी साल बिल्कुल कुछ नहीं मिला। ना पैसे मिले नहीं, ना। 18 साल नहीं, अभी तक भी नहीं मिला। अच्छा, अभी अभी तक तक कुछ भी नहीं नहीं मिला। मिला। और कुछ नहीं और मिला उनके लिए 3 बार आदेश हो चुके हैं। वो आदेश को बार बार गुमराह करके चैलेंज करती है, जो अच्छा, हमारी ये लोगों आदरणीय के साथ भाभी क्या जी है। विवाद है? ये जो वॉर विडो है इनके साथ क्या विवाद है? ये थोड़ा आप डिटेल में समझाइए। देखो, वार विडोज अभी क्या है, ये विवाद सारा का सारा क्रिएट किया है एडवोकेट्स ने। अब वो क्या करते हैं कि नहीं, साहब आप एक छत अपने के केस का नीचे रहते हैं। बताइए। आप अपने मैं केस बता का रहा हूँ, वही वही बताइए। वही मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आप वही वही बता रहा हूँ आप। इसमें क्या है, वो बोल रहे हैं अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो मिलेगा। वार विडो पिछले 18 सालों से अपने घर में अकेली रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका खुद का घर है, सब कुछ है। और ये जब गांव में रह रहे हैं अकेले, मगर उसको साबित तो ये करना है ना कि मुझे निकाला गया है। अगर वो ये साबित नहीं करेगी निकाला गया है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अलग रहते हो तो अलग अलग लो ना, क्या दिक्कत है। आर्मी खुद यही कहती है कि हम्म अगर आप दोनों अलग अलग रह रहे हो तो कहाँ दिक्कत है, आप अलग अलग लो। तो वो उसको ये साबित करना चाहती है कि मैं अलग नहीं रह रही हूँ, मुझे निकाल दिया गया। हम्म दिक्कत यहाँ आ रही है। उसके बाद में उसको बेबुनियाद आरोप लगा के छोड़ दो। हम्म अब वो जैसे कि आपको मैं एक साधारण सी बात बताऊं, उन्होंने कह दिया कि जो मुझे पेंशन में पैकेज मिला था इन्होंने हड़प लिया। हम्म 101% सारा का सारा पैकेज है वो बैंक अकाउंट में आता है, जो एसबीआई बैंक है उसके अकाउंट में आता है। और 101% बैंक से ही निकलता है। तो ये कोई पॉसिबल थोड़ी है कोई जाके बैंक में से चाकू लेके ला जाके निकाल ले। पेंशन मिल जाती है तो उससे उनको क्या नुकसान होगा? आप ये नहीं समझा पा रहे ये हैं। ये एक्चुअल, हाँ मैं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, ये पेंशन माता पिता को मिलती नहीं है। ये हम्म पेंशन माता पिता को मिलती नहीं है, ये डिवाइड होती है हम्म एज पर रूल। सपोज करो कि उनको अगर 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है तो 30-70 का मतलब है 30,000 उनकी और 70 उनकी। हम्म ये डिवाइड होती है। ये पेंशन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं है। हम्म गवर्नमेंट को उसी में से डिवाइड करना है कि किसका कितना हिस्सा, किसका कितना हिस्सा। हम्म ये है इशू मेन। ये पेंशन गवर्नमेंट को अलग से नहीं देनी पड़ती, ये वही पेंशन है जो दे रहे हैं ऑलरेडी ना, उसी को हम्म। ये डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट, नया पीपीओ जारी करके। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि जो शहीद के माता पिता हैं उन्होंने पिछले 18 साल से पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अब अप्लाई नहीं किया, अप्लाई बिल्कुल। किया। और अब जो वॉर जी विडो बिल्कुल। है वो नहीं चाह रही है कि उन्हें 70-30 के रेशियो में जो पेंशन आ रही है वो डिवाइड करके उसका एक हिस्सा वो माता हाँ पिता हाँ, को देना पड़े। बिल्कुल वो ये मान रही है कि ये 30% जो ले रहे हैं ये मेरा हक छीन रही है। आर्मी का कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि देते ही यही मतलब होता है कि उसमें से 30% कट के इनके हाथ में चला जाए। हम्म ये नियम है एज पर वो। तो अच्छा, फिर इसमें एक और है, एक और हम्म आपको एक और बताना चाहूंगा। इसमें ये भी है, जैसे आज समझिए आप पिताजी की उम्र है 80 साल, ठीक है। पिताजी अगर 2 साल बाद में भी उनकी डेथ हो जाती है तो ये पेंशन परमानेंट बंद हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि उसके बाद में वापस वहां ऐड हो जाएगी, ऐड नहीं होती है, तो हम्म परमानेंट बंद हो जाएगी। हम्म तो वार विडो वो कैलकुलेशन भी देखती है कि मेरे को तो ये बाद में मिलेगी जब तक मैं 80 की। तो और आपको ये तो अभी जो माता पिता है क्योंकि वो आर्मी ने कहाँ, चालू। अभी जो माता पिता हैं वो कहाँ पर रहते हैं और उनका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? वो किस हालत में है? उनकी मेडिकल के वो लिए क्या वो क्या जरूरत है वो थोड़ा बताइए। देखिए, मेडिकल के लिए तो उनको जैसे बीमारियां हैं उनको दवाइयां चाहिए, वो है। लेकिन ये जो उन्होंने पहले मुद्दा उठाया था, तो ये पॉलिसी चेंज को भी लेके उठाया था। तो वो यहाँ के हमारे जो चेयरमैन है इसके सैनिक कल्याण बोर्ड के, प्रेम सिंह बाजोर, उन्होंने और मिलके बैठ के इन्होंने कहा यार इसको करते हैं, बहुत गंभीर विषय है और हो नहीं पड़ता। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आर्मी से आप कभी भी पत्राचार करो 99% इंग्लिश में होता है।
और एक सामान्य गांव के घर के आदमी के लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पॉलिसी चेंज करना तो बड़ी बात है, पत्राचार नहीं हो पाती उनसे, जो ये पत्रों का वो नहीं हो सकता। तब हाँ, क्योंकि उन्होंने जब ये बूढ़े माँ स्टार्ट बाप किया ना, कहाँ अंग्रेजी में चिट्ठियां वगैरह लिख पाएंगे। भाई ये उसमें भी आप तो ऑफिसर लेवल और ये एक दो को तो छोड़ दीजिए, आप बाकी जो सैनिक परिवार है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 100%। हम्म। और फिर ये देखा जाए तो उनका मेडिकल नहीं बनेगा, उनकी पेंशन नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा जब तक वो ना चाहे। तो इन लोगों का मेडिकल कैसे बन पाया? फिर मेडिकल के लिए तो अप्लाई ही किया होगा ना। एक्चुअल में पहले ये जो भाई साहब की टाइम से जो मेडिकल था वो चल रहा था। अच्छा। ये जो तो 18 मतलब, साल से मेडिकल चल रहा था, ये वो मेडिकल था जो भाई साहब के टाइम से ही चल रहा था। अच्छा, और वही मेडिकल अभी भी, वही एक मेडिकल ही है उनके पास और कुछ नहीं है? नहीं, वो मेडिकल नहीं है, वो तो बंद करवा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्लाई कर दिया कि शहीद के माता पिता ही नहीं। ठीक है। देखिए, मेरा सवाल ये है कि ये जो इनको मेडिकल कार्ड मिलता है, उसे वॉर विडो ने जी, कब ईसीएचएस रुकवा कार्ड। उसे जी। वॉर विडो ने कब रुकवाया और क्यों रुकवाया? अब आप ये थोड़ा डिटेल में अपने साइड से बताइए कि हाँ, जिसे कुछ नहीं अब पता अब है वो अभी अभी समझ अभी पाए। मैं बता हाँ। हाँ, अभी पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। कि जो मेडिकल कार्ड जो बनता है, उस मेडिकल कार्ड के अंदर पीपीओ नंबर लिखा जाता है। ठीक है। और ये पीपीओ कार्ड है, ये जो पीपीओ नंबर है वारविडो का लिखा हुआ था। हम्म। और उसकी मालिक वो है, उस पीपीओ नंबर की मालिक कौन है, वो है। हम्म। तो इसलिए इनकी तो कुछ चलनी ही नहीं है। तो उसने अप्लाई करके बोल दिया इसको कैंसिल किया जाए, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो कहते हैं इसको बना दिया जाए, तो वो बना देंगे। ये मात्र 120 रुपए में बनता है। तो हम्म। ये 120 रुपए बात नहीं है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं। ये इश्यू है कि पीपीओ नंबर और वो 100 जो इनका जो चार्ज लगता है नॉमिनल चार्ज कार्ड का, वो हम्म। उनके बैंक अकाउंट से जाता है। ये एक प्रोसेस है। हम्म। तो जिसका पीपीओ ही नहीं बना उसको मेडिकल कार्ड मिल ही नहीं सकता। इनका तो पीपीओ है नहीं कोई। तो तो उन्होंने इनका ये इनका मेडिकल कार्ड तो बनना जो है। बहू है, उन्होंने ये मेडिकल कार्ड की जो सुविधा है ये क्यों रुकवा दी थी? इसके पीछे का क्या कारण था? मेडिकल कार्ड के पीछे लिखा होता है डिपेंडेंट कार्ड, कि भाई ये शहीद के माता पिता हैं और ये उस पर डिपेंडेंट है। और ये चाहती है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना रहे जो इनके फेवर में बोले। अच्छा, मतलब उनके ऐसा फेवर कोई में वो ना डॉक्यूमेंट तो ना ये। रहे जिससे पता चले कि ये लोग शहीद के माता पिता हैं। जी बिल्कुल, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो जब इसने लेटर लिखा है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के लेटर के बाद में उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई आप इनको इसको स्पेशल केस लेके बनाया जाए। फिर उसका जो आरसी हिसार है रीजनल हेडक्वार्टर, उन्होंने एक लेटर लिखा इस केस को स्पेशल केस लिया जाए और इसका मेडिकल कार्ड बनाया जाए। इसमें आप एक काम कीजिए, शपथ पत्र लीजिए और शपथ पत्र पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का काउंटर साइन करवाइए। ठीक है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने काउंटर साइन करने से मना कर दिया लिखित में। कहा साहब मैं नियमों अनुसार काउंटर साइन नहीं कर सकता और मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि आप शहीद के माता पिता हो। ठीक है। तो फिर पिताजी ने कहा आप एक काम कीजिए, मुझे उस नियम की कॉपी दे दीजिए। अगर नियम अनुसार ऐसा है तो उसकी कॉपी दे दीजिए। फिर उसने कहा कि साहब ये कुछ नहीं, मैं तो अंडर प्रेशर काम कर रहा हूँ और वो एक राजस्थान गवर्नमेंट की बड़ी अधिकारी है और मैं छोटा अधिकारी हूँ, इसलिए मैं उसके सामने पार नहीं पड़ पाऊंगा। मोटो मोटी कारण ये है कि मैं सिफारिशों से दबा हुआ। उसने खुला कह दिया। पर उसने लिखित में ये दे दिया कि नियम अनुसार मैं आपको नहीं बना के दे सकता। शहीद के माता पिता का अगर सॉरी आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं बने, कोई ये वेरिफिकेशन करने के लिए कोई चीज ही नहीं है जिससे वो वेरीफाई कर सके कि हम शहीद के माता पिता, तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। फिर उसके बाद दोबारा कैसे बना उनका मेडिकल कार्ड? बना ही नहीं ना आज तक, वो आज तक बना ही नहीं। अच्छा, तो बस फिर वहीं पर उनको जो एकमात्र मेडिकल की सुविधा मिल रही थी वो भी वहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद से अब पेरेंट्स को बिल्कुल, वो वो भी वहीं नहीं पे मिल बंद रहा है। है। वो मैडम वो भी जब खत्म हो गई जब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। ये उस महिला से वार विडो से होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है। तो उसने अपने पद का दुरुपयोग करके उसको बंद करवा दिया। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ आती है कि वो पद का दुरुपयोग कर सकती है, ये कुछ कर नहीं सकते। पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे वृद्ध हैं, ओल्ड है, और ये हैं सारी की सारी। और फिर उनके बाद में अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स में है और ऑफिसर लेवल पर है, तो उनका तो अप्रोच का तो वो ठिकाना नहीं है। तो आपके अच्छा, अनुसार इनके संगठन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके संगठन भी है जो इनकी पैरवी करते हैं, दो संगठन है। एक तो है आवा, इंडियन आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये क्या करती है, अंदर अंदर सारी जगह एक दूसरे की सिफारिश करती है। तो आवा में मदर का कहीं नाम ही नहीं है, आवा में सिर्फ
वाइफ है, ठीक है। और दूसरी है वार विडो वेलफेयर एसोसिएशन, वावा। तो ये दोनों एसोसिएशन है, बहुत बड़ी है, और ये सारी की सारी इसमें लगी। माँ बाप के पक्ष में कहीं कोई नहीं है। पहली बार ये जब रवि प्रताप जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद में मीडिया का शुक्र है कि उसके बाद में लोगों को ये बात तो समझ में आई कि माँ बाप भी कुछ हैं। तो जो माँ बाप है उनके लिए आर्मी में भी कोई ऐसा एसोसिएशन वगैरह नहीं बना हुआ है? नहीं नहीं, माँ बाप के लिए कोई नहीं है, जीरो। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल, तो वो सिर्फ और सिर्फ वार विडोज को देखती है, सिर्फ और सिर्फ वार विडोज। नाम भी वार विडो है और वो वार विडो को ही देखती है। अच्छा, और दूसरा आप बता रहे हैं कि जो ये 70-30 वाला है, ये जब अप्लाई करेंगे पेरेंट्स तभी मिलेगा, और आपके केस में जो तब भी पेरेंट्स हैं मिलेगा। उन्होंने कभी अप्लाई अप्लाई नहीं नहीं, किया? सिर्फ अप्लाई नहीं, अप्लाई करने के बाद में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम अलग रहते हैं, हम हमारी एज ये है, वो उनकी क्या है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। उनकी ARO, जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर होती है ना, वो उसको चेक करेंगे कि हाँ ये बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तथ्य चेक करने के बाद में ऊपर MOD में जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो उसको वेरीफाई करके फिर वो ये करती है कि भाई ये 40-60 होगा या 30-70 होगा या 20-80 होगा, जो भी है वो तय करेंगे। और वो एक जूरी होती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक आदमी आया और उसने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बड़ा तो प्रोसेस जैसे है। मोस्ट हम ऑफ ये द चाहते हैं ये केसेस में, प्रोसेस ना जैसे होकर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे जो सैनिक है, गांव देहात से आते हैं कई सारे हमारे सैनिक, तो उनके जो माता पिता हैं वो तो ये प्रोसेस कर ही नहीं पाते होंगे कि वो आवेदन करें। 100% नहीं, 100% नहीं कर पाते। मैं ये कह रहा हूँ, दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ इश्यू आता है कि मैं बोल रहा हूँ उनके साथ में अगर कोई पत्राचार करे तो भी बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी लेटर लिखो उनको, आप उनका जवाब हमेशा इंग्लिश में आएगा, हमेशा। आर्मी की और तरफ से? उनकी जो इंग्लिश, आर्मी की तरफ से, अच्छा। इसमें क्या है, मोटो मोटी आर्मी की जो मैं जहाँ बैठा हूँ और देख रहा हूँ, वहाँ गलती ये है कि आर्मी को शहीद के माता पिता की और जो इनका फैमिली डिवाइडेशन का है, ये डिवाइडेशन है, इसको पेंशन मत बोलिए आप, ये डिवाइडेशन है। ये डिवाइडेशन अगर वो उसी दिन जिस दिन बेटा शहीद हुआ उस दिन उसको ना करके बोले कोई बात नहीं, 6 महीने बाद में इस विषय पे बात करेंगे, तब ये ज्यादा ठीक रहेगा, मेरी दृष्टि से, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, और जैसे कि अगर हम अभी ये तो आपका केस अब मैं समझ गई हूँ, तो इन शॉर्ट आपका केस यही है कि 17-18 साल तक पेरेंट्स नहीं आवेदन कर पाए कि उनको भी पेंशन का कुछ हिस्सा, सैलरी का जो उन उनको डिजर्विंग हिस्सा है। पता ही नहीं था, किसी और को उन पता ही नहीं था। और अब आज के टाइम पर वो ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो शहीद के माता पिता हैं, क्योंकि उनका जो कार्ड है वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं उनके पास में, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आर्मी का जो रिकॉर्ड है जिसके अंदर स्टार्टिंग में रखा है, वो ही बोल रहा है कि ये इनके माता पिता है, बस। आर्मी बाकी का जो एटीट्यूड है, जो ऊपर जो बैठे हैं ना, उनकी जो पॉलिसीज और है, वो बहुत ठीक है और बहुत सही है। लेकिन उसके बाद में जो ये क्या बोलते हैं इनको, इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं नीचे, ARO वगैरह, जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर वगैरह वगैरह, ये जो है, ये जो सारे के सारे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैं आपको संस्था बता रहा था अभी, आवा, हम्म। आवा नामक जो संस्था है, उसकी जो हेड है वो आर्मी के साथ ही पैरेलल चलती है। अच्छा। पहले सीओ की वाइफ, जो सीओ की वाइफ है वो हेड हो गई, फिर हम्म। उसके बाद में जो चीफ ऑफ आर्मी उसकी वाइफ हो गई। तो तो मतलब इनके कि, पास में क्या, मतलब समझने वाली बात ये है कि 80 साल के बुजुर्ग माता पिता आज जब उन्हें मेडिकल की जरूरत है, उन्हें पैसों की जरूरत है, वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग शहीद के ही माता पिता हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के जो 38 ईयर्स के, 83 साल के जो बुजुर्ग पिता और माता हैं, वो आज ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनके माता पिता हैं। उनके पास में ऐसी कोई कार्ड नहीं है, ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि उनको दे सके। और उसी के लिए वो भटक रहे हैं, उस न्याय के लिए आज भी वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, न्यायालय की चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें जो सब चीजें हैं वो बहू को सारा नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी के तहत जॉब, सैलरी, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है उनको, उनको जॉब मिल रहा है, उनको जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो हाथों हाथ मिल गए, जो जो राजस्थान गवर्नमेंट का ये मिल गया। तो बहू को क्या क्या मिल रहा है, एक बार आप वो बताएंगे? बहू को सबसे पहले तो ये मिल जाती है, उनको सर्विस मिल जाती है। हम्म। जैसे ये हिंदुस्तान की सबसे पहली प्रशासनिक अधिकारी है अनुकंपा से। हम्म। इन्होंने कोई पेपर नहीं दिया, इन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और प्रशासनिक अधिकारी ऑफिसर लेवल की, अगले नेक्स्ट स्टेज में ये IAS अधिकारी हो जाएगी। हम्म। और फिर उसके बाद में उनकी जो इंश्योरेंस है वो मिलती है, बच्चों की पूरी स्कूलिंग फ्री होती है, इनकी हम्म। जो कैंटीन सुविधा होती है, इनके बाद में पूरी की पूरी मेडिकल सुविधा फ्री होती है।
और इनके बाद में जो और जर्नी वगैरह जो करते हैं उसमें बहुत सारी जगह उनको बेनिफिट मिलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। एक आखिरी सवाल ये कि जैसे स्मृति के जो फादर इन लॉ हैं, रवि जी। सिंह जी, रवि प्रताप आप सिंह जी। रवि प्रताप सिंह जी, आपकी उनसे कुछ बात हुई है? और क्या आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबका कुछ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब आगे आप लोग क्या करेंगे एक साथ मिलकर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि प्रताप सिंह जी एक सूबेदार मेजर और बहुत ही ज्ञानवर्धक व्यक्ति हैं, उनको पता है वो पद पर रहे हैं। और हम सब उनके सानिध्य में ही, जैसे पीछे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठाया था इमरान मसूद जी ने, और हम्म। ये मामला लिया था, और अब हम सब उन्हीं के सानिध्य में हमने सरकार को लेटर भी लिखा है कि साहब इस पॉलिसी में चेंज किया जाए और एनओके पॉलिसी को पूरी चेंज किया जाए। उसमें तीन मांगे हैं। एनओके पॉलिसी में चेंज किया जाए, एक ये जो शहीद का एड्रेस चेंज करके कहीं भी कोई वीरांगना चली जाती है, जैसे वो बड़े शहर में या मेट्रो सिटी में चली जाती है, शहीद को वहां ले जाती थी, फाइल जाने से वो शहीद वहां नहीं जाएगा, जिस गांव का था ये तो वहीं का रहना है, वो माटी तो पूजनी है। और उसके बाद में जो गैलेंट्रीज है, तो गैलेंट्री तो माँ बाप, भाई बहन या उसके जो पराक्रम में गुरु है उनसे वो मिल सकती है, बीवी से वो प्रेरणा थोड़ी मिलती है। तो हम्म। ये हमारे इश्यू थे और हमने गवर्नमेंट को इसके लिए लिखा है कि इसमें तो पॉलिसी चेंज की जाए। स्मृति के जो फादर इन लॉ है वो, आप और जो बाकी सब है वो सब लोग मिलकर ये सब काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन स्मृति जी के फादर मत बोलिए आप, आयुष्मान जी के फादर बोलिए। मैंने कहा फादर क्योंकि इन लॉ। आयुष्मान जी के, हाँ सॉरी, ठीक है, थैंक यू। हो, मैं ये बोल रहा हूँ आयुष्मान जी जो थे, कैप्टन आयुष्मान, उनके फादर हैं, उनके सानिध्य में हम सब साथ में हैं। और वो जैसे भी आगे निर्देश करेंगे, पीछे हमने तैयारी की थी कि भाई हम देखते हैं गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज नहीं करती है तो कुछ भी कोई आंदोलन करना पड़ा, कुछ भी करे, तो हम सब उनके साथ तैयार हैं। तो हम्म। मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत से परिवार हैं, गुजरात से हैं, बेंगलोर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उसके बाद में हिमाचल से हैं, हम्म। अकेले हरियाणा में तीन चार परिवार हैं। हम्म। तो वो सारे के सारे तैयार हैं कि हम सब तैयार हैं, देहरादून से परिवार है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जो ये स्मृति वाला केस हुआ है उसके बाद से थोड़ी एक जागरूकता बढ़ी है? मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा आपको, मीडिया को। ये एक्चुअल में पिताजी ने आज से 5 साल पहले जब ये बात की थी ना, तो उसकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, सुनने को समझने को तैयार नहीं। मगर जैसे ही मुद्दा इन्होंने उठाया और मीडिया ने इसको लिया, लेते ही इस मुद्दे को सबने इसमें ले लिया। मतलब राहुल गांधी ने भी उसको बड़े एक्शन में लिया, फिर किसी को भी नेता को देखे और सारे उसको बोले नहीं नहीं साहब ये होना चाहिए, ऐसा है। कहीं ना उससे कहीं पहले जो हमने ही समझा। जो स्मृति के फादर इन लॉ है उनका जी, भी एक अहम रोल रहा है इसमें। इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल रवि प्रताप सिंह जी जो है सूबेदार मेजर, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। वो आए और मीडिया आई, मीडिया और उनको दोनों को मैं बरोबर का श्रेय देता हूँ, क्योंकि मीडिया ने भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और ठीक से उठाया। ठीक है सर, थैंक यू सो ओके। मच।